हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर आपका क्लास में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर आधुनिकतावादी की जो जो सीरीज़ थी, उत्तर आधुनिकतावाद के जो थिंकर्स की, उसमें पॉल मिशेल फोकार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंकर हैं। बहुत बदलाव किए इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के सहारे। इन्होंने जो बहुत सारा काम किया इन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद पे, ठीक है। तो उस हम देख लेते हैं क्या क्या इनका उपलब्धि रहा है। इनका जन्म कहाँ होता है? फ्रांस में, ठीक है। और मृत्यु होती है इनकी पेरिस में, ठीक है। फ्रांस में ही है पेरिस, उसकी कैपिटल है। तो ये पोइट्रेस नाम की जगह है जहाँ इनका जन्म होता है और पेरिस में इनकी मृत्यु होती है। इनकी थीसिस का जो विषय था वो था पागलपन तथा सभ्यता, मतलब मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब भी इनकी है। फूको उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी दोनों हैं, ठीक है। ही इज ए फ्रेंच फिलोसफर। उत्तर जो आधुनिकतावाद है उसको डेवलप या उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो काम किया है ना फ्रेंड्स, वो फ्रेंच फिलोसोफर्स ने सबसे ज़्यादा किया है। इसका जो बेसिक बनाया है वो फ्रेंच फिलोसोफर्स ने ही बनाया है, ठीक है। तो उत्तर आधुनिकतावाद का डेवलपमेंट इन्होंने जिस सीरीज में किया है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है शक्ति का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि अधिक ज्ञान, अधिक उत्पादन, शक्ति के उदाहरण, ठीक है। फूको का मानना था जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है। वे मानते हैं उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान उत्पादन का साधन है, ठीक है। उत्तर आधुनिक जो समाज थी उसकी जो विशेषता इन्होंने बताई थी वो क्या बताई थी कि जिनके पास ज्ञान है उनके पास शक्ति है, अर्थात अधिक ज्ञान अधिक उत्पादन शक्ति। ज़्यादा ज्ञान होगा ज़्यादा उत्पादन शक्ति होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, विमर्श के अवधारणा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम। किसी विषय पर गंभीर चर्चा, मौखिक या शाब्दिक विमर्श, ठीक है। इसका जो अर्थ है वो क्या है? किसी भी विषय पर गंभीर चर्चा, और शाब्दिक जो अर्थ की बात करें तो ये है किसी एक वस्तु के बारे में लोगों के बात करने के तरीके या सोचने की पद्धति से है, ठीक है। क्या है इसका मतलब? किसी भी जो सामाजिक घटना है या विषय है या वस्तु है उसके बारे में लोग जो बात करने के तरीके अपनाते हैं या जो पद्धति अपनाते हैं वो सब डिस्कोर्स है, ठीक है। ये तरीके मिलजुल कर लोगों की समान धारणा को बनाते हैं। मिशेल फूको के लिए एक विमर्श किसी फ्रेमवर्क के, किसी विषय वस्तु के बारे में सोचना है, धारणा बनाना है। और धारणा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, ये धारणा सामान्य लोगों की होती है। जैसे हम अपराधियों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या विचार रखते हैं, ये सभी विमर्श है, ठीक है। हम सोचते हैं अपराधी कैसे होते हैं, वो किस तरह अपराध करते हैं, और लोगों के बारे में हम बात करते हैं कि यार ये इस तरह का ये अपराधी है, ठीक है। अखबारों में हम पढ़ते हैं, तो ये अपने आप में एक विमर्श है। और हम अपनी धारणा को डेवलप करते हैं किनके बारे में? अपराधियों के बारे में। लोग शक्ति का प्रयोग विमर्श के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले शक्ति आती है। ये शक्ति अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखती है। इससे अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्या होता है? विमर्श का सहारा लिया जाता है। हम कह सकते हैं कि शक्ति विमर्श के माध्यम से आती है। पहले विमर्श आता है फिर शक्ति आती है, ठीक है। प्राचीन काल में पागलों के बारे में हमारा विमर्श था कि उन्हें ईश्वर ने ऐसा बनाया है, ये पागल लोग समाज में रहने योग्य नहीं है, उनको तो पागलखाने में ही रहना चाहिए। प्राचीन काल में हम क्या समझते थे? हमने सोचा, हमारा डिस्कोर्स क्या था, मतलब लोगों की जो आपस में जो विचारधारा थी वो क्या थी, लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला था विचारधारा से? उनका यही था कि जो पागल होते हैं उनको पागलखाने में रहना चाहिए, उनको जो नॉर्मल जो समाज है उसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वो समाज में रहने योग्य नहीं है, उनको तो पागलखाने में रहना चाहिए। उसके बाद शक्ति के रूप में मनोरोग चिकित्सक आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो समय बदला, आधुनिक जो युग आया, उसमें हम देखते हैं जो साइकेट्रिक जो साइंस है वो डेवलप होती है, और उन्होंने समाज में चल रहे विमर्श को चुनौती दी। मतलब जो पहले एक सेट हो चुका था, लोगों ने जो मान लिया था, लोग आपस में लोगों ने विमर्श करके जो धारणाएं बना ली थी, ठीक है, उसको किसने चुनौती दी? उसने एक नए विमर्श ने चुनौती दी, ठीक है। तो विमर्श को चुनौती कौन देगा? विमर्श ही देगा। और कैसे दी? जैसे पहले जो विमर्श था लोगों का क्या था कि जो पागलखाने में ही उनको रहना चाहिए, पागल लोग, ईश्वर ने उनको बनाए ऐसा है, ठीक है। बाद में जो नया विमर्श होता है वो चुनौती देता है कि नहीं, पागल व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। ये नया विमर्श है। तो डिस्कोर्स क्या है? डिस्कोर्स है विमर्श। विमर्श से मतलब एक विमर्श को दूसरा विमर्श तोड़ता है, ठीक है। ये
माइकल फूको यही बताना चाहते हैं विमर्श के सहारे, और वो बताते हैं इसी तरह से उत्तराधुनिक जो समाज है, उत्तराधुनिकता जो वाद है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसी शक्ति द्वारा एक नया विमर्श जन्म लेता है। यहाँ पर शक्ति और विमर्श एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंट जो बुक्स है उसके सहारे हम माइकल जो फूको है उसका योगदान समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहली जो बुक है इनकी वो है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। ये पहली किताब इनकी पब्लिश हुई थी, इसी से इनको नाम भी मिला है, इसी से इनको पहचान मिली। ठीक है, तो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में क्या बताया था इन्होंने, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में पागलों के बारे में हमारा विमर्श था कि उन्हें ईश्वर ने ऐसा बनाया। पागल लोग समाज में रहने योग्य नहीं है, उनको तो पागलखाने में ही रहना चाहिए। परंतु आधुनिक युग में मनोरोग चिकित्सा का विकास हुआ तथा वे बताते हैं कि पागलों का भी इलाज संभव है। ये ईश्वर की देन नहीं, आधुनिक युग में अस्पताल जैसी संस्थाएं प्रकाश में आती है और लोगों का विमर्श चिकित्सा शास्त्र की ओर झुक जाता है। तो एक विमर्श को दूसरा विमर्श तोड़ रहा है, जैसे कि मैंने अभी चर्चा की है। दूसरी जो बुक थी इनकी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, डिसिप्लिन एंड पनिश। ठीक है, तो इन्होंने बताया प्राचीन काल तथा मध्यकाल में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता था तो उसको दंड भी वैसा ही दिया जाता था, जैसे आंख के बदले आंख या जान के बदले जान के आधार पर सजा तय की जाती थी। ठीक है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, पहले ऐसा ही इसी तरह के कानून थे। आधुनिक और उत्तराधुनिक जो समाज है इसमें क्या हुआ, कारागार का विकास होता है। ठीक है, मतलब जेल का विकास होता है और दंड का स्वरूप भी बदल जाता है। अब जिस तरह का आप अपराध करते हो उसके लिए जो दंड है वो मतलब एक कानून के आधार पर ही आप दंड देते हो। ठीक है, जो सबके लिए समान रूप से लागू। तो जो एक डिस्कोर्स था, एक विमर्श था, उसको दूसरे विमर्श ने तोड़ा। ठीक है, वही ये बात भी इसमें ये बताना चाहते हैं। तीसरी जो इनकी किताब थी वो थी द बर्थ ऑफ क्लिनिक। प्राचीन समय के चिकित्सक रोगियों के इलाज बाह्य ऑब्जर्वेशन के आधार पर करते थे, जैसे नाड़ी देख लेते थे वो लोग। ठीक है, बाहर से ही देखते थे। उसके बाद में क्या आता था, आधुनिक और उत्तराधुनिक जो समय आया उसमें एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी आदि का विकास हुआ और शरीर के अंदर भी देखना आसान हुआ। ठीक है, पहले बाहर से देख रहे थे, वो भी एक डिस्कोर्स था। फिर एक नया डिस्कोर्स चालू हुआ, पुराना जो विमर्श था उसको विरोध किया गया, उसको चैलेंज दिया नए विमर्श ने, और क्या हुआ, कुछ नई जो खोजें हुई, जैसे सीटी स्कैन हो गई, एमआरआई मशीन हो गई। ठीक है, तो शरीर के अंदर बाहर देख रहे थे पहले, फिर अब शरीर के अंदर भी देखकर हम इलाज करना संभव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये इनकी फोर्थ बुक है। प्राचीन समय में यौन क्रियाओं पे बात नहीं होती थी, मतलब जो सेक्स से रिलेटेड जो बातें हैं वो पहले बिल्कुल बात नहीं करते थे। ठीक है, इसको बात करना भी गलत माना जाता था। ठीक है, परंतु आधुनिक और उत्तराधुनिक जो समाज है उसमें इस तरह की नहीं है, लोग आज खुलकर बात करते हैं। ठीक है, आज देखते हो आप एड आते रहते हैं टीवी पे, बहुत खुल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, या हमारी जो मूवीज़ है जो उनमें भी बहुत आसानी से ये सब चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये इनकी बुक थी। इसमें इन्होंने बताया, इस पुस्तक में फूको ज्ञान को परिभाषित करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे पावर तथा नॉलेज आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके पास ज्ञान है उसके पास पावर भी है, ये एक दूसरे के समानुपाती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक डॉक्टर है, ठीक है, उसके पास ज्ञान है कि वो कार्डियक सर्जरी कर सकता है। ठीक है, अब उस कार्डियक सर्जरी करने में उसको पावर कैसे मिलता है, जैसे उसके लिए जो दवाइयाँ का इस्तेमाल होता है या जो औजारों का इस्तेमाल होता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है, उसका डिसीजन कौन लेगा, वो सर्जन ही लेगा। तो उसके लिए वो चाहे तो मार्केट में उस चीज़ की डिमांड को क्रिएट कर सकता है। एक नया जो इंस्ट्रूमेंट है वो चाहे तो उसको इम्प्लांट कर सकता है, बता सकता है कि मेरे को अब ये इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट से जो कार्डियक सर्जरी है वो आसानी से की जा सकती है, तो वही इंस्ट्रूमेंट मिलने लग जाएगा मार्केट में। तो मार्केट में जो शक्ति काम कर रही है वो किससे उसको मिली है, वो शक्ति उसको ज्ञान से मिली है। ठीक है, तो जो पावर, जिसके पास पावर है उसी के पास क्या है, जिसके पास ज्ञान है उसी के पास पावर है, तो एक दूसरे के प्रति ये समानुपात हो जाते हैं। अब हम दो और थिंकर हैं जो कि उत्तराधुनिकतावादी है, उनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं है और जो एग्ज़ाम में भी बहुत लिमिटेड पूछा जाता है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। पहला है बॉडिलार्ड। ठीक है, इनकी बुक थी सिमुलकारा एंड सिमुलेशन, 1981 में ये बुक आई थी। दूसरी बुक थी द परफेक्ट क्राइम, 1996 में आई थी। वास्तविकता को लोगों को दिखाने के लिए उच्च वर्ग के द्वारा अपने हित साधने के लिए बनाया जाता है, मतलब वास्तविकता को लोगों को दिखाने के लिए, जो वास्तविकता है उसको लोगों को दिखाने के लिए उच्च वर्ग के द्वारा अपने हित साधने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, वास्तविकता बनाई इसलिए जाती है ताकि वो अपने हित, जो अमीर जो लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो साध सके, अपने अपने जो हित है उनको साध सके। डोमिनेंट पावर एंड स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। ठीक है, और सेमेटोइड मेथड्स, ये पूछते हैं, इन्होंने सेमेटोइड मेथड का प्रयोग किया था और
क्या किया था इन्होंने, डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको अनकवर करने के लिए जो डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर है उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, मतलब बताया इन्होंने कि जो डोमिनेंट पावर, जो समाज में जो डोमिनेंट, जो डोमिनेशन में जो लोग हैं, ठीक है, वो किस तरह से अपना जो प्रभाव है वो समाज पे रखते हैं, मतलब उनको ये डोमिनेट करने वाले जो लोग हैं उनको ये अनकवर करते हैं। और किस मेथड से इन्होंने इस पे करा था, वो करा था सेमेटोइड मेथड इन्होंने प्रयोग किया था अपने अध्ययन के लिए। तो ये याद रखना है, क्या याद रखना है, दो तो इनकी किताबें, सिविल क्राइम सिमुलेशन, द परफेक्ट क्राइम, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है वो डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने दिया था, डोमिनेशन में जो लोग हैं, जो डोमिनेशन कर रहे हैं, जो डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको अनकवर करने के लिए इन्होंने सेमेटोइड मेथड का प्रयोग किया था, मतलब अपना अध्ययन का जो मेथड यूज़ किया था वो सेमेटोइड मेथड यूज़ किया था, ठीक है, ये इनका वो है। तो नेक्स्ट नीत्शे को देखते हैं, फ्रीडरिश नीत्शे। ये कौन थे, ये जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है, जो उत्तर आधुनिकता जो वाद है या उत्तर संरचनावाद जो है उसकी जो शुरुआत करने का जो योगदान है ना, वो है नीत्शे ने ही सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत फिलोसफी भी की थी, और धीरे धीरे जो आइडियोलॉजी है ये डेवलप होती है अन्य सामाजिक और राजनीतिक जो विज्ञान है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था विल टू पावर को कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नीत्शे का, विल टू पावर एग्जाम में पूछ जाता है। एक बात और कही थी इन्होंने, गॉड इज डेड, गॉड मर चुके हैं, भगवान मर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद से ही ये जो आइडियोलॉजी है, उत्तर आधुनिकतावाद की जो आइडियोलॉजी है वो डेवलप होना शुरू होती है, ठीक है। और ये यूरोप में उस समय कहते हैं ये, जब जो चर्च था उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, जो पोप का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, ठीक है, पोप की जो मान्यता थी उसको मानने वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे। तब इन्होंने कहा था गॉड इज डेड, और इस आइडियोलॉजी ने, इस जो वर्ड ने पूरी यूरोप को हिला के रख दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो उत्तर जो आधुनिकतावाद का जो फेज है वो शुरू होता है, धीरे धीरे लोग, जैसे उसके बाद लियोटार आते हैं, माइकल फुको आते हैं, मिशेल फुको जो है, माइकल फुको या मिशेल फुको जो भी कहना चाहें वो आते हैं, ठीक है, और देरिदा आते हैं, उन्होंने इसको और अच्छे से डेवलप किया और पूरी दुनिया में इसको फैलाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।